नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट एसएसटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा चैनल पे कि बहुत सारी क्लासेस हमने इस एसएसटी पॉलिटी की कवर कर ली हैं। अब कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये सिलेबस है आपका, जो सीटेट का सिलेबस है। एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपको। ये सिलेबस है जिसमें डाइवर्सिटी पहला टॉपिक है, फिर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग और डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर और कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी और सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ये है आपका सिलेबस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ये डाइवर्सिटी हमने कवर कर लिया है। ये डाइवर्सिटी हमने कवर कर लिया है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, विविधता, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये वाला चैप्टर की क्लास नहीं देखी है, तो पूरा कंटेंट पढ़ाया गया है, आप देख लीजिए जाके। विविधता हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सरकार के बारे में ये कर चुके हैं हम। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार भी हम कर चुके हैं। स्थानीय सरकार भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ लिविंग। मेकिंग ऑफ लिविंग क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर चैप्टर पे आएंगे सीधा। मेकिंग ऑफ लिविंग क्या होता है, यानी कि मेकिंग ऑफ लिविंग का मतलब है, मेकिंग अ लिविंग का मतलब है अपना दैनिक खर्च, अपना दैनिक खर्च पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए पैसा कमाना, पैसा कमाना, यानी कि सरवाइव करने के लिए जो सर्वाइवल एक्सपेंडिचर्स है, जो सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, उन चीजों के लिए हमें पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना जिससे हमारी जो डेली की जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए, तो इसे बोलते हैं मेकिंग अ लिविंग। मेकिंग अ लिविंग, ठीक है। अपने दैनिक डेली के खर्चे पूरा करने के लिए जो हम पैसा कमाते हैं, या यूं कहें अपना अपना डेली का खर्चा मैनेज करने के लिए कितने पैसे कमाने चाहिए और कैसे हम उसको कमाते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग काम हम करते हैं, उससे हम पैसा कमाते हैं। बस उसी के बारे में एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर है और आपके सीटेट के सिलेबस में, एसएसटी पॉलिटी में ये सिलेबस है। टॉपिक है मेकिंग अ लिविंग, चैप्टर 4 है। आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 हम अब डायरेक्ट मूव करेंगे हम चैप्टर 4 पर। तो मैं यहाँ, आई थिंक मुझे याद है क्वेश्चन कौन सा है, 22। मैं डायरेक्ट चैप्टर पे जा रहा हूँ, चैप्टर 4 पर। हाँ, ये रहा चैप्टर 4। ठीक है, ये है भाई चैप्टर 4। देखिए, अगर ये नोट्स आपको चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और या हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, मेकिंग अ लिविंग, मेकिंग अ लिविंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग अ लिविंग में रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड यानी कि ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण आजीविका। गांव में लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, गांव में लोग
जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, वो चीजें हमें समझनी है। गांव में लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, और फिर हम समझेंगे अर्बन लाइवलीहुड, यानी कि शहर में लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेकिंग अ लिविंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका। ठीक है, आते हैं हम यहाँ। मैं हिंदी वाला डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ है, तो आप परेशान न हो। ये ग्रामीण आजीविका में डिस्कस करूंगा, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ग्रामीण आजीविका। गांव में लोग अपना आजीविका चलाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ग्रामीण आजीविका। तो जो मेकिंग अ लिविंग चैप्टर है, ध्यान रखेंगे मेकिंग अ लिविंग, जो आपके सीटेट सिलेबस में चैप्टर मेंशन है मेकिंग अ लिविंग, इसमें दो चीजें हमें डिस्कस करनी है। गांव में लोग कैसे आजीविका चलाते हैं अपनी, जो डेली का खर्चा है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए कैसे मैनेज करते हैं, और शहर में कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम ग्रामीण आजीविका। अब ग्रामीण आजीविका में देखिए विभिन्न व्यवसाय यहाँ पे बात की गई है, अलग अलग व्यवसाय की, अलग अलग प्रोफेशंस की बात की गई है, जो लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। तो गांव के लोग लोहार भी हैं जो लोहे का काम करते हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, बुनकर भी हैं जो बुनाई का काम करते हैं, नाई भी हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, मैकेनिक भी हैं जो वाहनों को सुधारने का काम करते हैं, दुकानदार भी हैं और व्यापारी भी हैं, जैसे विभिन्न पेशों में लगे हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमें व्यापार देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के काम, व्यवसाय, प्रोफेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ग्रामीण आजीविका के रिगार्डिंग, उसमें बताया गया है कि गांव में लोग लोहार का भी काम करते हैं, शिक्षक भी होते हैं बहुत से लोग, उससे भी पैसा कमाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, धोबी भी होते हैं जो दूसरों के कपड़ों की धुलाई करके और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना दैनिक जीवन का खर्चा चलाते हैं वो, बुनकर भी होते हैं, नाई भी है, मैकेनिक है, दुकानदार है, व्यापारी, जैसे अलग अलग प्रकार के पेशे करते हैं लोग, पेशा करते हैं, काम करते हैं। दुकानों की बात आई, दुकानों के बारे में बताया गया है कि एक कलपट्टू गांव है, एक गांव है कलपट्टू, कलपट्टू गांव की चर्चा की गई है आपकी बुक में। तो कलपट्टू गांव में चाय की दुकानें, कोमा, किराना स्टोर और नाई की दुकानें, कपड़े की दुकानें, दर्जी की दुकानें जो कपड़े सिलने का काम करते हैं, खाद और बीज की दुकानें भी हैं, खेतों में जो खाद और बीज डाला जाता है, जैसी अनेक छोटी छोटी दुकानें हैं, ये बात की गई है। और फिर एक महिला किसान का जीवन के बारे में बताया गया है कि एक महिला किसान जो है उसका जीवन कैसा है, वो कैसे काम करती है, कैसे कमाती है। तो एक तुलसी नामक महिला है, तुलसी नामक महिला है, रामलिंगम के खेत में काम करती है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक स्टोरी साझा की जा रही है आपसे कि एक तुलसी नामक महिला है जो रामलिंगम के खेत में काम करती है। वह धान की रोपाई करती है, रोपना धान को, और निराई और गुड़ाई, यानी कि जो पौधा है उसके आसपास जो अनयूजुअल जो घास है वो उगाती है, उसको उखाड़ के फेंकना, उसे कहते हैं निराई या गुड़ाई, और फसल की कटाई जैसे विभिन्न कार्य करती है। तो तुलसी नाम की जो महिला है वो रामलिंगम के खेत में काम करती है, और रामलिंगम के खेत में क्या क्या काम करती है वो, तो वो धान का रोपण करती है, नराई गुड़ाई करती है, फसल की कटाई करती है, ऐसे विभिन्न कार्य करती है। वह प्रतिदिन 40 रुपए कमाती है, वह प्रतिदिन कितना कमाती है, 40 रुपए कमाती है। इसके साथ ही वह खाना बनाना, सफाई करना और कपड़े धोना जैसे घरेलू कार्य भी करती है। खेतों में काम करने के बाद वो एक्स्ट्रा जो समय उसको मिलता है उसमें वो खाना बनाने का भी काम करती है और सफाई करने का भी काम करती है, कपड़े धोने का भी काम करती है, ये घरेलू कार्य भी वो करती है।
खेती किसानी करने के बाद भी वो इतने काम करती है। तो ये याद रखना, ये आपको बताया गया है कि एक महिला किसान का जीवन, इससे आपको ये देखना है कि कैसे वो इन्वॉल्व रहती है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर कर्ज की बात की गई है। कर्ज, जरूरत पड़ने पर कर्ज लिया जाता है। तो कर्ज में होना, तो यहां पे बात की गई है किसान खेती की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उधार लेते हैं। अब आपको पता है किसान जो फसल बुवाई करते हैं, फसल कट कर और उसका दाना निकल के घर पे कब आता है? कुछ फिक्स टाइम के बाद ही आएगा, कुछ फिक्स टाइम के बाद आएगा। शुरुआत में खेतों में बीज डालना है, खाद डालना है, जुताई करनी है, पानी देना है, इसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं खेत की, तो उसके लिए किसान जो है कर्ज भी ले लेते हैं, यानी कि पैसा उधार ले लेते हैं। कभी कभी मानसून की असफलताओं के कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। और अब देखो, किसान शुरुआत में तो सबको यही लगता है कि भाई हम बीज डाल रहे हैं खेत में, एक अच्छी फसल हो जाएगी और फसल जब आएगी घर पे कट कर, तो हम बेचकर जिससे जितना पैसा लिया है वो चुका देंगे। लेकिन फिर कभी कभार मानसून फेल हो जाते हैं, मानसून असफल हो जाते हैं। जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश नहीं हुई उस बार, या बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो गई। समझ रहे हैं? ओलावृष्टि हो गई, फसल के जो पौधे हैं वो गिर गए, तो बर्बाद हो गई। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो भैया जो शुरुआत में पैसा लिया था बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो पैसा भी नहीं चुका पाते, क्योंकि इनकम ही नहीं हो पाती, फसल भी बर्बाद हो गई। इससे क्या है, कर्ज बढ़ता है, इससे कर्ज बढ़ता जाता है उन पे, और लास्ट में क्या होता है, यह संकट का प्रमुख कारण बन जाता है। और यही कर्ज किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन जाता है, क्योंकि हम पुराना जो लिया है वो चुका तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ता जाएगा तो फिर हो सकता है जिससे कर्ज लिया है उसका दबाव झेलना पड़ता हो। विलेज एरिया में ये भी होता है कि कर्ज नहीं दे पाओगे तो वो खेत पर कब्जा कर लेते हैं, आपकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आपने बैंक से पैसा ले रखा है तो बैंक वाले 100 चक्कर लगाएंगे आपके घर पे, और आपका खुद का अपना एक सम्मान है, इज्जत है, आपको ये बुरा लगेगा कि गांव में 4 लोगों के सामने मुझसे आके और बैंक वाले मुझसे तगादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पैसा क्यों नहीं लौटा रहे हो। तो कई बार आपने देखा है ऐसे केस में किसान आत्महत्या भी कर लेता है, टॉर्चर नहीं सहन पाता। तो ये कर्ज, ये आपको गांव की जिंदगी बता रहे हैं, ग्रामीण आजीविका चलाते हैं लोग, कैसे कैसे काम करते हैं। फिर किसान के बारे में बताया गया। कलपट्टू जो गांव है, कलपट्टू गांव में मजदूर और किसान दोनों रहते हैं। कलपट्टू जो गांव है वहां पे मजदूर भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, सभी खेती पर निर्भर है। बड़े किसान अपनी भूमि पर खेती करते हैं, बड़े किसानों के पास तो अपना खुद का खेत है, वो अपने खेतों पर ही खेती करते हैं भूमि पर, और अपने उत्पाद बाजार में बेचते हैं, और जो भी सामान खेतों में होता है, फसल होती है, उसे बाजार में जाके बेचते हैं। सब्जी कर लिया या कोई फल उगा लिया। गांव के कुछ लोग जंगल, पशुपालन, डेयरी उत्पादन, मछली पकड़ने आदि पर भी निर्भर रहते हैं। गांव में बहुत सा वर्ग ऐसा भी है जिनकी अपनी खुद की जमीन नहीं है, तो जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है तो वो गांव में जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिन्हें बेचकर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। लकड़ियां बेचते हैं लोग, शहद भी बेचते हैं, और बेरी पर बेर हो जाते हैं वो भी बेचते हैं बाहर जाके, है ना। तो पशुपालन, पशुओं को पालने का काम करते हैं, उनका दूध बेचने का काम करते हैं। डेयरी उत्पादन, मछली पकड़ने का भी काम करते हैं नदियों में। और जिन पर निर्भर रहते हैं किसान जो रहते हैं, वो जिनके पास अपने खेत नहीं है, वो फिर ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बात आती है कि भैया ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में आजीविका के स्रोत क्या है, कहां से व्यक्ति कमाता है, कहां से व्यक्ति कमाता है पैसा। ग्रामीण आजीविका, तो ये देखें, ग्रामीण आजीविका के स्रोत है खेती और जंगल से महुआ, तेंदुपत्ते, शहद आदि का संग्रह आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत है। आजीविका के स्रोत क्या है कि गांव में लोग क्या करते हैं, जंगल से महुआ ले लेते हैं, शराब भी बनता है उसका,
तेंदुपत्ता ले लेते हैं, शहद भी ले लेते हैं और उसको इकट्ठा करके फिर बाजार में बेच आते हैं और वो उनकी आजीविका का एक मेन सोर्स हो जाता है। ग्रामीण आजीविका की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विभिन्न तरीकों से आजीविका कमाते हैं। वे कृषि पर भी निर्भर होते हैं आजीविका के लिए और गैर कृषि पर भी निर्भर होते हैं। कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन, ये सब करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अब कृषि गतिविधियां या गैर कृषि गतिविधियों में लगे रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि देखो भाई, अब खेत में 12 महीने तो फसल नहीं होती है, तो पूरी साल रोजगार नहीं मिल पाता। और जिनके पास खेती नहीं है तो वो जंगलों में शहद इकट्ठा करना, महुआ इकट्ठा करना, तेंदुपत्ता इकट्ठा करना या गैर कृषि जो चीजें हैं, काम है, उनमें इन्वॉल्व रहना। तो इससे क्या होता है ना, 12 महीने उनके पास काम नहीं होता है। 12 महीने उनके पास काम नहीं होता है तो उन्हें फ्री बैठना होता है। एक पुडुपेट है। पुडुपेट क्या है? इस क्षेत्र में लोग समुद्र में मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। मछली पकड़ने के लिए कटमरेन यानी कि मछली पकड़ने वाली नावें, मछली पकड़ने के लिए कटमरेन का इस्तेमाल करते हैं और वे अपनी पकड़ी हुई मछलियां बाजार में बेचने के लिए तट पर लौटते हैं। मछुआरे आमतौर पर कटमरेन, जाल और इंजन खरीदने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। अब जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, मछली पकड़ने में तटों पर, तो वो शुरुआत में बैंक से कर्ज ले लेते हैं। उस कर्ज से फिर क्या होता है, नाव पकड़ने वाली, जो मछली पकड़ने वाली जो नाव है वो भी बनाते हैं, जाल खरीदते हैं, इंजन खरीदते हैं। फिर उसके बाद मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं, फिर पकड़ी हुई मछलियों को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, आजीविका चलाते हैं अपनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक शाहिद कपूर की मूवी देखी है आपने, परेश रावल की, तो वो क्या है, कर्ज ले लेता है, नाव खरीदता है, मछली का काम सक्सेस नहीं होता तो फिर उसे जो है परेशान किया जाता है कर्ज लौटाने के लिए। अब और उसमें शाहिद कपूर भी कर्ज के वजह से अपने आप को मरा हुआ घोषित कर देता है। अब यहां पे देखें, गांव में लोग आजीविका कमाने के विभिन्न तरीकों में लगे होते हैं। अब ग्रामीण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ गैर कृषि कार्यों जैसे बर्तन बनाना, टोकरी बनाना आदि भी काम करते हैं। अब गांव में वही कृषि के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, ये काम भी करते हैं और आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में कृषि मजदूर भी होते हैं जिनके अपने खेत नहीं होते हैं, वो बड़े किसानों के यहाँ जाकर उनके खेत में मजदूरी करने का काम करते हैं। फसल कटाई के टाइम पर लेबर चाहिए होती है तो वो सहयोग करते हैं फसल काटने में, फिर उसके बदले में उन्हें जो पैसा मिल जाता है। खेतों में काम करने में भूमि तैयार करना, बीज बोना, निराई गुड़ाई या फसल की कटाई जैसे कार्य शामिल होते हैं। इनमें वो किसान लग जाते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। भारत में लगभग हर 5 में से 2 ग्रामीण परिवार कृषि मजदूर परिवार हैं। भारत में ऐसा नहीं है कि जो गांव में रहता है उसके पास जमीन है, सबके पास जमीन है, ऐसा नहीं है। गांव में भी रहने वाले लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, बहुत लोगों के पास। तो वही बताया गया है, हर 5 में से 5 व्यक्तियों में से 5 परिवारों में से 2 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होगी। इन परिवारों के सदस्य आमतौर पर दूसरों के खेतों में काम करके आजीविका कमाते हैं। भारत में 80% किसान इसी वर्ग से संबंधित है। इंडिया में जो 80% फार्मर है उसके पास अपनी खेती नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करता है मजदूरी का। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे, केवल 20% किसान ही संपन्न है, यानी कि उनके पास अपने खुद के खेत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग जंगल से संग्रह करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी उत्पादन, मछली पकड़ने आदि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कुछ टर्मोलॉजी दी है। ग्रामीण आजीविका क्या होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को ग्रामीण आजीविका कहा जाता है। कीटनाशक क्या है, तो जो फसल में कीड़े लग जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। प्रवासन क्या है, रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं सिर्फ नौकरी की तलाश में, उसी चीज को कहा जाता है प्रवासन या माइग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कटाई क्या होती है? तो फसलों को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हार्वेस्ट। सीढ़ीदार खेती क्या होती है? टेरेस फार्मिंग। यह खेती की एक विधि है जिसमें पहाड़ी ढलानों पर भूमि को सीढ़ियों के रूप में समतल खेतों में बदला जाता है और प्रत्येक खेतों के किनारे मेड़ बनाई जाती है ताकि पानी रुका रहे। इससे खेत में पानी ठहरता है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। टेरेस फार्मिंग की जिक्र की गई है आपकी किताब में। तो सीढ़ी नुमा खेती क्या है कि जैसे ढलान वाली खेती है, ढलान वाला एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी नुमा आकार से बना के और वहां पे फिर खेती की जाती है, उसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, अब ऐसे बना के फिर पानी रुक जाता है वहां पे और आराम से खेती की जा सकती है। बोलो भाई। तो ये एक पार्ट हमारा खत्म हो गया मेकिंग अ लिविंग का। ये दूसरा है शहरी आजीविका। शहरी आजीविका डिस्कस करते हैं, अच्छे से तैयार रखना भाई इनको, है ना। शहरी आजीविका क्या है? विक्रेता और सरकारी उपाय, यानी कि सड़कों के किनारे फुटपाथ पर कुछ दुकानें होती हैं। विक्रेता घर पर बने सामान जैसे नाश्ता भोजन बेचते हैं। सड़क पर फेरी लगाने का काम करते हैं, घूम घूम कर बेचना, है ना। यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। विक्रेताओं की संख्या कम करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। कस्बों और शहरों में हॉकिंग जोन फेरी क्षेत्र सुझाए गए हैं कि फेरी वाला यहीं पर फेरी लगा सकता है और बेच सकता है। बाजार होते हैं बड़े शहरों में, बड़े बड़े बाजार होते हैं, त्योहार के समय बाजार लगते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं बहुत सारे। यहाँ मिठाई खिलौने कपड़े जूते चप्पल बर्तन इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि बेचने वाली विभिन्न दुकानें होती हैं। तो शहर में लोग ऐसे अपनी आजीविका कमाते हैं। शहर में कैसे कमाते हैं? इस प्रकार अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ व्यवसाय भी होते हैं जो व्यवसाय करने का काम करते हैं। शहरों में ऐसे लोग होते हैं जिनकी विभिन्न बाजारों में अपनी दुकानें होती हैं। जैसे हरप्रीत नामक एक व्यवसायी महिला ने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम खोले और वह मुंबई अहमदाबाद जैसे भारत के विभिन्न शहरों से और कुछ सामान विदेशों से भी खरीदती है। तो यहाँ पे हरप्रीत हरप्रीत नाम की महिला का एक जिक्र किया गया है और जिसके बारे में बताया गया है कि वो रेडीमेड कपड़ों का शोरूम उसने खोला है और वह मुंबई अहमदाबाद जैसे भारत के विभिन्न शहरों से और कुछ सामान विदेशों से भी खरीदती है। तो मुंबई अहमदाबाद से कुछ सामान मंगाती है अपने शोरूम में, विदेशों से भी मंगाती है और फिर वो बेचती है। इस तरह वो शहर में अपनी आजीविका चलाती है। शोरूम होते हैं शहर में। व्यवसायी किसी के अधीन कार्य नहीं करते बल्कि वे स्वयं कई कर्मचारियों को पर्यवेक्षक या सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। शोरूम खोलने के लिए उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। ये लाइन याद रखेंगे। शोरूम खोलने के लिए, कार का शोरूम, बाइक का शोरूम, टीवी का शोरूम खोलने के लिए नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में। बाजार क्षेत्र की दुकान है। बाजार में चिकित्सा क्लिनिक भी स्थित होते हैं। डॉक्टर की क्लिनिक, दंत चिकित्सालय लोगों की दांतों की समस्याओं का समाधान करते हैं। दंत चिकित्सालय के पास ही 3 मंजिल कपड़ों का शोरूम है, ऐसा बताया गया है। कारखाना क्षेत्र भी होते हैं शहर में, जहाँ कारखाने लगाए जाते हैं, उनमें लोग काम करते हैं, आजीविका चलाते हैं, नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है। तो कारखाना क्षेत्र में छोटे छोटे कार्यशालाएं होती हैं। एक कारखाने में लोग सिलाई मशीन पर काम करते हैं और कपड़े सिलते हैं। दूसरे भाग में सिले हुए कपड़ों को जमा किया जाता है। निर्यात परिधान इकाई में कई महिलाएं दर्जी के रूप में भी काम करती हैं, है ना। फिर है कारखाना कार्यशाला क्षेत्र या श्रमिक चौक। लेबर चौक क्या होता है? श्रमिक चौक का मतलब लेबर चौक। तो लेबर चौक वो जगह होती है जहां पर बहुत सारे मजदूर सुबह सुबह इकट्ठे हो जाते हैं और वो इस तलाश में रहते हैं कि कोई आए हमें और किसी काम के लिए हमें अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाए, पूरे दिन हम उसके यहाँ काम करें, हमें वो दिहाड़ी दे और फिर शाम को हम अपने घर आ जाएं। तो ऐसी जगह जहां पर आपने कई बार देखा होगा शहरों में, ऐसी कई जगह हैं जहां पर सुबह सुबह लेबर इकट्ठी हो जाती है, उसे लेबर चौक कहते हैं। तो कुछ लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं जिसे लेबर चौक कहा जाता है। ये दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक होते हैं जो राजमिस्त्रियों के सहायक के रूप में काम करते हैं। वे निर्माण स्थलों पर काम करते हैं तथा बाजारों में ट्रकों को सामान लादने उतारने का भी काम करते हैं। ठीक है। सेल्स पर्सन भी होते हैं जो सेलमैन का काम करते हैं। विक्रय प्रतिनिधियों का काम दुकानदारों से ऑर्डर लेना और उनसे भुगतान एकत्रित करना है। तो सेल्स पर्सन क्या होते हैं? दुकान से ऑर्डर लाए किसी सामान का, उसको ऑर्डर पहुंचाया, पेमेंट इकट्ठा किया, ये सेल्समैन का काम है। तो सेल्समैन भी अपनी आजीविका चला रहे होते हैं शहरों में। मार्केटिंग मैनेजर भी होता है जो
जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी मार्केटिंग करता है, प्रचार करता है, वो इससे अपनी आजीविका चला रहा होता है ना। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से अलग होता है। शहरी क्षेत्र के लोग विभिन्न गतिविधियों में लगे होते हैं, कुछ रिक्शा चालक होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं और कुछ व्यवसायी होते हैं, कुछ दुकानदार। ये लोग अपने लिए काम करते हैं और किसी के अधीन नहीं होते, सेल्फ। देश में शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लगभग 1 करोड़ सड़क विक्रेता हैं। देख लो आंकड़े, देख लो आप, पूरे देश में जो है शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले लगभग 1 करोड़ सड़क विक्रेता हैं, रोड पर रखकर सामान बेचते हैं। लगभग ऐसी लोगों की संख्या 1 करोड़ है। तो दिल्ली में ही आप देख लो स्ट्रीट मार्केट कितनी है, रोड पर जो मार्केट लगती है वो बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। ठीक है। शहरी बाजारों में मिठाई, खिलौने, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन आदि बेचने वाली अनेक दुकानें मिलती हैं। प्रधान शोरूम भी होते हैं। ठीक है। शहरी बाजार में छोटे कार्यालय और दुकानें भी होती हैं जो बैंक, कोरियर जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। शहर में बड़ी संख्या में दैनिक मजदूर भी मिल जाते हैं, वे राजमिस्त्रियों की सहायता के रूप में काम करते हैं। कई शहरी लोग कारखाने में काम करते हैं, जैसे प्रधान कारखाने में, कपड़ों के कारखाने में। ये ध्यान रखना है। तो बस वही बात की गई है आपकी यहाँ पे। स्थायी कर्मचारियों को वृद्धावस्था के लिए बचत अवकाश और चिकित्सा सुविधाएं आदि कई लाभ प्राप्त होते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है जिस कंपनी में वो काम करते हैं, और पेंशन भी मिलती है, चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। बड़े शहरों में कॉल सेंटर में भी काम करते हैं लोग, तो वो भी एक रोजगार का एक नया रूप बन गया है। अब गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, ये क्या है, कॉल सेंटर के लिए बहुत जॉब है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कॉल सेंटर सामान्यतः बड़े कक्षों में स्थापित होते हैं जहां कार्य स्टेशन में कंप्यूटर, टेलीफोन और पर्यवेक्षक के लिए स्थान होता है। भारत न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कॉल सेंटर। ठीक है। फिर ये आपकी जो है कुछ डेफिनेशंस दी हैं, जैसे विक्रेता क्या होता है, शहरी क्षेत्र क्या होता है, व्यवसायी कौन होता है, एम्प्लॉयर जो लोगों को नौकरी पे रखता है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं। कैजुअल वर्कर कौन है, जो परमानेंट वर्कर नहीं होते हैं वो कैजुअल वर्कर है। श्रमिक चौक, लेबर चौक के बारे में हमने बात कर ली। कॉल सेंटर क्या होते हैं, शहरों में होते हैं जो कंपनियों के लिए काम करते हैं फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है। फेरी वाला कौन होता है, हॉकर, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को आवाज देकर सामान बेचता है। आवाज देता है, गलियों में निकलता होगा, आवाज देता है और सामान बेचता है, उसे कहते हैं फेरी वाला। ठीक है दोस्त, ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।